हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बायोमोलिक्यूल करेंगे जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर हमें अपनी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देनी है तो हम कौन सा फूड इनटेक करेंगे? चॉकलेट, शुगर, ब्रेड या राइस? जब भी हमें कोई ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम आती है या वीकनेस फील होती है तो हम शुगर इनटेक की तरफ भागते हैं। मतलब ऐसा फूड इनटेक करते हैं जिसमें शुगर हो, जो स्वीट इन टेस्ट हो, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करे। तो सोचने वाली बात है कि इन सभी फूड आइटम में कोई ना कोई कॉमन बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो बायोमोलिक्यूल कौन सा है? सोचो कि कौन सा बायोमोलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है जब हमें वीकनेस होती है, जब हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम उसे इनटेक करते हैं। मतलब इनटेक करना पसंद करते हैं या इनटेक करना चाहते हैं टू गिव आवर बॉडी एनर्जी, टू गिव आवर बॉडी इंस्टेंट एनर्जी, है ना? तो द बायोमोलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हम जो बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो केमिकली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? तो डिटेल्ड वीडियो के लिए वीडियो में बने रहे और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? अब जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट है जिनके पास बायो रही है 11th 12th में, उन्होंने 11th में बायो में अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर कवर कर दिया है। क्लियर है? बट वहां पे वो ध्यान नहीं देते, है ना? तो 12th में टीचर जो केमिस्ट्री टीचर है बायोमोलिक्यूल दोबारा समझाती है। तो बायो मतलब लिविंग मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइक प्लांट एनिमल प्रेजेंट है या उनसे एक्सट्रैक्ट आइसोलेट निकाले गए हैं, उन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। एक सिंपल एग्जांपल, हमारे घर में शुगर है जिसे हम केन शुगर बोलते हैं, जो स्वीट इन टेस्ट है। और आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है जो भी सब्सटेंस, जो भी फूड आइटम स्वीट इन टेस्ट है, दे ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट। ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे, न्यूट्रिएंट्स पढ़ते आ रहे हो ना, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन, वही पढ़ना है बेटा। उसी को, उन्हीं न्यूट्रिएंट को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया बायोमोलिक्यूल, क्योंकि वो हमें लिविंग से मिल रहे हैं, क्योंकि वो लिविंग के अंदर प्रेजेंट है। तो एग्जांपल दिया शुगर। शुगर कहां से मिलती है? उसका सोर्स क्या है? सोर्स है शुगर केन, गन्ने से मिलती है। तो गन्ना क्या होगा? प्लांट मटेरियल, लिविंग। क्लियर? तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ऐसे मॉलिक्यूल को बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जो में कहां से मिलते हैं? लिविंग से मिलते हैं। तो आई होप बायोमोलिक्यूल का जो पॉइंट है, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। दोज मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन लिविंग, मे बी इन प्लांट, मे बी इन एनिमल, और कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैम। क्लियर? तो आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल्स आर सेवरल टाइप लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एटसेट्रा। उसमें से आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? एक और पॉइंट आपको बताती हूं, जो सीबीएसई बोर्ड 12th वाले बच्चे अगर ये देख रहे हैं, क्योंकि 11th में भी सेम चैप्टर है बायो में, उनके लिए भी बेनिफिट है ना? लेकिन 12th सीबीएसई में ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज 7 मार्क्स की है। जनरली इसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर। क्लियर है? 2-3 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं, या जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में हम डाल देते हैं, वो क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं। क्लियर है? यानी अगर ओवरऑल देखें तो आपके 10 चैप्टर हैं और 70 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर आता है। तो अगर एवरेज वेटेज निकाले तो हर चैप्टर की 7 मार्क की वेटेज रहती है। कुछ चैप्टर हमारे 7 से कम है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क का हो गया, तो कुछ की वेटेज कम कर दी। क्लियर है? समझ रहे हो? बट बायोमोलिक्यूल इज ऑफ 7 मार्क्स।
तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से देखना है। तो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। बेटा जो अर्लियर स्टडीज थी उसमें बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, नाम देखो, कार्बो यानी कार्बन, क्लियर है, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो वो मॉलिक्यूल जिनका जर्नल फॉर्मूला क्या रहेगा, CX, वेट करो, जिसका जनरल फॉर्मूला रहेगा CX H2OY। अर्लियर स्टडीज में बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव जनरल फॉर्मूला CX H2OY, क्लियर। तो जब ये फॉर्मूला दिया गया तो इसको स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जब कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से फिट बैठने लगे जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, लाइक एसिटिक एसिड हैविंग फॉर्मूला CH3COOH, उसका फॉर्मूला इसमें एग्जैक्टली फिट बैठता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो कि स्वीट इन टेस्ट नहीं है, तो इस वाली डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया, इस वाले फॉर्मूले को डिस्कार्ड कर दिया, क्लियर। बट अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप यही लिखोगे CXH2OY, क्लियर। अब जो चल रहा है, अब जो स्टडीज है उसमें कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव? Optically active are those compound which rotate the PPL light. What is the meaning of PPL light? Plain polarized light. जब हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को, जो हमारे लैंप से आ रही है, जो हमारे बल्ब से आ रही है, जो ट्यूब लाइट से आ रही है, उसको ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। तो जब हम किसी भी लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं, किसमें से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, निकोल प्रिज्म है बेटा, ये निकोल प्रिज्म, क्लियर। जब हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं और उसके बाद जो लाइट निकल के आती है, इस लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL लाइट। अब जब हमने कंपाउंड के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड में इस लाइट को पास करें, पोलैरिमीटर ट्यूब, दिस ट्यूब इज नोन एज पोलैरिमीटर, ये हायर क्लास में एक्सपेरिमेंट होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेटा। तो जब इस पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर में इस PPL लाइट को पास करें और ये जो कंपाउंड इसमें फिल है वो इस लाइट को रोटेट कर दे, मे बी टुवर्ड राइट, मे बी टुवर्ड लेफ्ट, किसी भी, या तो लेफ्ट में या राइट में, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, क्लियर। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग समझ आ गया होगा। इसका डिटेल्ड जो है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि इस चैप्टर के बाद आपको मेरे चैनल पर इसकी वीडियोस मिलेंगी, क्लियर है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, हर लॉन्ग सेंटेंसेस को छोटे छोटे पॉइंट से बना के माइंड में फिट करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बेटा। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लाइट को राइट में रोटेट करेगा उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जो लेफ्ट में करेगा वो लीवो रोटेटरी। तो इस चैप्टर में आपको वर्ड बार बार सुनाई देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब ये माइंड में फिट करो, क्यों सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर। आगे चलो, पोली मतलब मैनी, बहुत सारे, पोली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH ग्रुप, जो कि अल्कोहल ग्रुप है। यानी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे, पोली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होंगे। अलोंग विद दैट मेन फंक्शनल ग्रुप में भी एल्डिहाइड, और यानी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सारे OH विद मेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। 10th में पढ़ के आए एल्डिहाइड, नहीं तो 11th में जरूर पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में। अच्छा, दूसरा क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, अगेन बहुत सारे OH ग्रुप अलोंग विद कीटोन, या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये स्ट्रक्चर बताया कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर नॉर्मली पूछे जर्नल तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, है ना, दे आर ऑफ टू टाइप, जो हमने पढ़ा अपनी जूनियर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सारा हम छोटे अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, बट अब ये 12th में डिटेल में पढ़ना है।
तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और substances which generally give these unit on hydrolysis, या ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करें और डिसोल्यूशन के बाद इस टाइप के क्या दे, यानी हाइड्रोलिसिस के बाद इस टाइप के मॉलिक्यूल दे जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हों along with एल्डिहाइड और कीटोन। एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ आपको, लाइक CHO, ये हो गया एल्डिहाइड हमारा, क्लियर है। उसके बाद ये CHOH, ये 4 है तो OH हो गए 4 एंड लास्ट CH2OH, अगेन OH, तो these are 4 OH, this is 5th OH and this CHO, तो एल्डिहाइड हो गया, बहुत सारे OH ग्रुप हो गए, तो दिस इज अंडर कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। चलो क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, बोर्ड एग्जाम में आता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया बेटा, ऐसा नहीं कि बोर्ड पेपर मुश्किल आता है, इसमें से इन तीनों में से डेफिनेशन बहुत बार रिपीटेडली टाइम पेपर में पूछी जाती है। तो क्लासिफिकेशन जो की वो मॉलिक्यूलर साइज की वजह से की, तो बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज कार्बोहाइड्रेट आर मेनली 3 टाइप, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? मोनो मतलब वन, एंड सेकेराइड इज the word used for sugar. तो carbohydrates are also known as saccharide. कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड, शुगर, ऑल आर सेम। कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड्स और शुगर। तो मोनोसैकेराइड मतलब these are the simplest form of carbohydrate. These are the simplest form of carbohydrate जिसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, like ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो स्प्लिट नहीं होगा, वो छोटी यूनिट में डिवाइड नहीं होगा, वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, वो एज इट इज वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है। दोबारा सुनो, मोनो मतलब सिंगल यूनिट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, जो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा, यानी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो फर्दर स्मॉल यूनिट में नहीं ब्रेक होगा, सिंपलेस्ट यूनिट। क्लियर। ओलिगोसेकेराइड, ये बहुत बार आया पेपर में, ओलिगोसेकेराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलिगोसेकेराइड डेफिनेशन। क्लियर। तो एग्जाम में डेफिनेशंस भी आती हैं 12th बोर्ड में। ओलिगो मतलब दोज कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस करें, जिसको वाटर में डिसॉल्व करें और स्मॉल अमाउंट एसिड हमने डाल दिया लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, और वो टूट जाए। एक एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। मान लो हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स लगा लो, ठीक है। ये क्लियर, ये एक डब्बा यानी इंजन बोल दो खाली इसको ना, तो ये हो गया आपका मोनोसेकेराइड, ये फर्दर नहीं टूट सकता, ये एक सिंगल यूनिट है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको दो, इसके एक डब्बा और इसके साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे दो हो गए, है ना। जैसे इसको वाटर में डालेंगे यहां से टूटेगा, 2 यूनिट देगा। क्लियर। इस कैटेगरी में आएगा ओलिगो। तो ओलिगोसेकेराइड दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेकेराइड। क्लियर। तो ओलिगोसेकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करें, जिसको वाटर में डालें, और वाटर डालने के बाद क्या हो, वो छोटी 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 यूनिट्स में टूट जाए, या तो 2 यूनिट में टूट जाए, या 3 में, या 4 में, या 5, 10 तक, 10 तक जा सकता है। क्लियर। मान लो मैंने इसको ट्रेन को बढ़ाया आगे, इन बॉक्सेस को, इन यूनिट्स को बढ़ाया, अब इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, कितनी यूनिट देगा, यहां से टूटेगा, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट देगा डिसॉल्व होने के बाद। यानी मैंने ये लिया, ये वाला कार्बोहाइड्रेट, उसको वाटर में डाला, एसिड डाला, तो यहां से टूट जाएगा, ये सारा यहां से सेपरेट हो जाएगा, एंड गिव 6 मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब वो सिंगल यूनिट जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगी, तो जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती उसको तो मोनोसेकेराइड बोलते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। ये लर्न रखना है, 2 to 10। अच्छा, अब एमसीक्यू क्या बनेगा इससे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओलिगोसेकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 5 more than 10,
2 to 8, 2 to 10, क्लियर। तो 2 to 8 और 2 to 10 में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब हम चेकिंग में जाते हैं बोर्ड में, तो इतने छोटे छोटे बच्चे ना, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ के नहीं जाते, सिंपली पढ़ जाते हैं कि जो मोनो जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, एग्जैक्टली पढ़ो। सिर्फ 10 चैप्टर है सिलेबस में, और 10 मंथ यानी एक मंथ में एक चैप्टर एनफ होता है, कर सकते हो। यानी बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना, बिल्कुल डीपली सारा पढ़ोगे, तो भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। सिलेबस बहुत कम है। तो ओलिगोसेक्राइड, दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10, ऑलवेज रिमेंबर 2 to 10, नॉट 2 to 8। पॉली मतलब मैनी, मोर देन 10, जिसकी हाइड्रोलिसिस करे और वो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट दे, उसे हम क्या बोलेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो अब दोबारा से, मोनोसेक्राइड, दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल मतलब सिंपलेस्ट, हमने दो टाइप के बड़े प्रीवियस क्लासेस में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पॉलीसेक्राइड था वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। दीज टू आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड की तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ये पानी में जाके हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, एज इट इज रहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों जो है, तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एंड फॉर्मूला विल बी C6H12O6। देन व्हाट इज द डिफरेंस? ऑल हैव सेम फॉर्मूला, देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस रहेगा बेटा, हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो दिस इज polyhydroxy aldehyde, this is polyhydroxy ketone, this is also polyhydroxy aldehyde। then what is the difference between glucose and galactose? इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस रहेगा। क्लियर है? पोजीशन ऑफ OH वेरी करेगी इसमें, बस। क्लियर? एंड दिस इज 5 कार्बन शुगर, जो कि बायो वाले बच्चे उन्होंने पढ़ रखा है, डीएनए आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, तो इट इज 5 कार्बन शुगर। क्लियर? तो दीज आर 3 एग्जांपल जो इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब क्वेश्चन क्या आया पेपर में, हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आया कि आउट ऑफ दीज 4 कार्बोहाइड्रेट विच इज मोनोसेक्राइड, विच इज डाइसेक्राइड, विच इज पॉलीसेक्राइड। तो 4 कार्बोहाइड्रेट दे देंगे, उसमें से पूछेंगे विच इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड, विच इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और बच्चों को यही लर्न नहीं रहते। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आर मोनोसेक्राइड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, हैविंग फॉर्मूला C6H12O6। ओलिगोसेक्राइड बताया, जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करें और हाइड्रोलिसिस के बाद कितनी यूनिट दे, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देगा। एग्जाम्पल देखो, अगर ये 2 मोनोसेक्राइड देता है तो इसी को हम बोल देंगे डाइसेक्राइड। अगर ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट देता है तो इसको बोल देंगे ट्राइसेक्राइड। 4 देगा मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी आफ्टर हाइड्रोलिसिस 4 यूनिट में डिवाइड हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट 4 में डिवाइड हो रहा है, then this type of carbohydrate is called tetrasaccharide, yani these are under category oligo and so on, then penta, then hexa, hepta, like this। clear? एग्जाम्पल, हमें सिर्फ डाइसेक्राइड पढ़ना, हमारे सिलेबस में 12th में क्या है, सिर्फ डाइसेक्राइड है। एंड देयर आर 3 एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, sucrose, maltose and lactose, and all have same formula C12H22O11। then what is the difference? आगे पढ़ेंगे, जो इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट रहेंगे। सुक्रोज 2 यूनिट देगा, दोनों में एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज रहेगा। माल्टोज 2 यूनिट देगा, दोनों ग्लूकोज रहेंगी। लैक्टोज 2 यूनिट देगा, हाइड्रोलिसिस के बाद एक गैलेक्टोज रहेगी, एक ग्लूकोज, जिसकी वजह से इन तीनों के अलग अलग नाम हैं, सोर्स भी अलग है। क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट। पोली, पोली मतलब मैनी, ये पॉलीमर भी, इसको नेचुरल पॉलीमर भी बोल सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर। पोली मतलब मैनी, मर यानी यूनिट, जैसे बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई हैं, मोर देन 10। यहाँ पे हमने पॉलीसेक्राइड किसको बोला, जिसकी हाइड्रोलिसिस करे और हाइड्रोलिसिस के बाद 10 से ज्यादा, 10, 20,000 कितना भी, बट मोर देन 10, उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो इस कैटेगरी में हम 3 एग्जांपल पढ़ेंगे, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, 6-7 क्लास से पढ़ा है, प्लांट फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है। फूड बनाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में, जितना यूज करना था करेगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा।
तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। सेलुलोज क्या होता है? जो प्लांट सेल है, भाई दो टाइप के सेल होते हैं ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल। बेशक नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट है, 12th में बैठा हुआ है, 10th तक तो बायो पढ़ी है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल और एनिमल। तो प्लांट सेल पढ़ा है तुमने, बाहर उसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो दीज थ्री आर नेचुरल पॉलीमर। जिसके आगे पॉली लग गया वो पॉलीमर, नेचर में मिलते हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल है। बायो मतलब जो ऑर्गेनिक, जो में प्लांट और एनिमल से मिलता है, तो नेचुरल, नेचर से मिला। तो these polysaccharides are also called natural polymer and complex carbohydrate, also called complex carbohydrate. आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, एक सेट में मोनोसेक्राइड आ जाता है, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। 1 मार्क का डेफिनेशन, एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं। 4 कार्बोहाइड्रेट दिए, बताओ कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है, कौन सा पॉलीसेक्राइड है। क्लियर है? कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है, कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। ये 6 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के एग्जांपल से बन गए। क्लियर है? चलो नेचुरल 4 दे दिए। बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट नहीं, बायोमोलिक्यूल, क्योंकि आगे और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बाद पढ़ेंगे प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। तो दीज ऑल आर बायोमोलिक्यूल, है ना। तो इनमें से कुछ कुछ उठाया एग्जाम्पल, बोला बताओ कौन सा नेचुरल पॉलीमर होगा, कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं होगा। क्लियर? तो 7 मार्क बेटा बहुत मैटर करते हैं, तो 7 मार्क में थोड़ा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा स्कोर करने के लिए। ये जो बच्चा बायोमोलिक्यूल को दिसंबर में जाके पढ़ता है, तो दिसंबर में बहुत बर्डन होता है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल का भी होता है ना। आपको प्रैक्टिकल फाइल करनी है, आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल कौन से स्टार्ट कर देते हैं? जो मॉक प्रैक्टिकल कर रखती है टीचर स्कूल में, है ना, कि हम प्रैक्टिकल कराते हैं, तुमने पूरे साल क्या पढ़ा, तुम एक्सटर्नल के सामने क्या करोगे, तो बहुत बर्डन होता है। और दिसंबर में लर्निंग वाला कुछ नहीं होगा, इसलिए ये चैप्टर मैंने पहले रखा है ऑर्गेनिक का, ताकि जो भी वीडियो देखे उनको टाइमली वीडियो मिले और वो टाइमली इस चैप्टर को लर्न करे, क्योंकि लर्निंग बेस्ड है। पहले समझो बट लर्न भी। ये वाले चैप्टर में मैं बोलूंगी, मैं बोलती हूँ कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करो, बट लर्न करो। लर्न मतलब एक दिन में कोई चीज लर्न नहीं होती अच्छे से, लॉन्ग टाइम मेमोरी स्टोर करनी है ब्रेन में, तो कम से कम 4 से 5 बार कोई भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल मतलब टीचर वाइवा में जब बच्चा बोलता है मुझसे बायोमोलिक्यूल से पूछ लो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, गिव डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में और रिड्यूसिंग के बीच में डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया शुगर। मैंने स्टार्टिंग में बताया कार्बोहाइड्रेट, सेकेराइड, शुगर, दीज ऑल आर सेम। क्लियर? तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बेटा अगर सिर्फ पेपर में डेफिनेशन लिखने की बात है तो इसके नाम में छिपी हुई डेफिनेशन, जो रिड्यूस करेगा, जो रिड्यूस नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? बट किसको? वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस करेगा, किसको? टॉलेंस रिएजेंट। कहां गया ये रहा टॉलेंस रिएजेंट। क्लियर? और फैलिंग सॉल्यूशन। तो दोज कार्बोहाइड्रेट which reduce tolerance and Fehling solution are called reducing sugar. Non-reducing क्या होगा? Those carbohydrates which does not reduce tolerance reagent and Fehling solution. अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो बेटा ये ना डिटेल्ड जो इसकी स्टडी है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन की, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, उस चैप्टर से है। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बताती हूँ। क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट? इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अब ये है क्या?
ये बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिड्यूसिंग के साथ। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिस टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, तो इसको किस में रिड्यूस करेगा? इसको सिल्वर में रिड्यूस करता है एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिपीट, ये यहाँ पे इसका इतना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है इस चैप्टर में, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि अभी मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करवाया है, वहां से ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आए हैं। या आपने अगर अपना लैब प्रैक्टिकल किया 11th में 12th में फंक्शनल ग्रुप, तो वहां आप कर चुके होंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लैब में यूज करते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए है ये दोनों टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट भी और फेलिंग सॉल्यूशन भी। क्लियर है? तो जिन कार्बोहाइड्रेट में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड या मैंने बोलते फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिर्फ वही कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। तो 2 पॉइंट बताए। क्या बोला सबसे पहले? सबसे पहले माइंड में रखो, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन बोथ आर केमिकल रिएजेंट टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वो हम इनसे फाइंड आउट करते हैं। यानी एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्लियर? तो रिड्यूसिंग शुगर क्या हो गई? विच रिड्यूस, नाम से पता चला विच रिड्यूस, जो रिड्यूस करेगा किसको? इन दो रिएजेंट को। इनको कौन रिड्यूस कर पाएगा? जिन कार्बोहाइड्रेट में फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा लाइक एल्डिहाइड। तो दीज आर द 2 पॉइंट। क्या क्या है दोबारा से देखते हैं। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस, नाम से पता चल रहा है विच रिड्यूस, किसको रिड्यूस करेगा? टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। और ये क्या है? दीज आर केमिकल रिएजेंट टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड इन योर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? सेकंड वन, कौन कर पाएगा रिड्यूस? विच हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट विच हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड क्या होगा? CHO। क्लियर है? एंड कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ऑल मोनोसेकेराइड, जितने भी एग्जांपल याद रखो, मोनोसेकेराइड में हमने 3 एग्जांपल पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ऑल हैव सेम फॉर्मूला C6H12O6। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रखी, तो इसका CHO ग्रुप क्या रहेगा? फ्री रहेगा। तो जितने भी मोनोसेकेराइड है ऑल आर अंडर कैटेगरी रिड्यूसिंग शुगर। अब क्वेश्चन आ गया, 4 कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल देंगे, बताओ इनमें से कौन रिड्यूसिंग है या कौन रिड्यूसिंग नहीं है। ये इसी टाइप के MCQ बनते हैं इसमें से। चलो नेक्स्ट क्या? माल्टोज एंड लैक्टोज आर डाइसेकेराइड। माल्टोज और लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड। जिसको डिसॉल्व करें वाटर में, तो डिसॉल्व के बाद क्या है? हाइड्रोलिसिस के बाद 2-2 यूनिट देगा, है ना। बट हमने तो माल्टोज लिया है पूरा कंबाइंड फॉर्म में। माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं, तो एक ग्लूकोज दूसरे के साथ जुड़ता है, तो एक ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है, तो दूसरे का तो फ्री है। तो एक फ्री होने की वजह से माल्टोज भी, हम इसको डिटेल में करेंगे बेटा, माल्टोज भी हमारा क्या रहेगा? रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। सेम कंसेप्ट इसमें है कि लैक्टोज में भी एक यूनिट के पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से लैक्टोज भी हमारा रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। क्लियर है? अच्छा, एक और पॉइंट बताती हूँ, डाउट अभी नहीं, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आएगी पक्का। यहाँ पे बोला एल्डिहाइड, जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको पता चलेगा फ्रक्टोज में तो कीटोन होता है, तो ये तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं ना, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस तो सिर्फ एल्डिहाइड करता है। ये एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा, कि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, फिर भी वो रिड्यूसिंग शुगर है, वो फिर भी टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है जब हम ये रीअरेंजेंट डालते हैं, और वो इनको क्या करता है? ये फ्रक्टोज इनको रिड्यूस कर देता है। अभी नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपको फ्रक्टोज के बारे में नहीं पता। यहाँ पे बोला है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ आएगी डाउट, और वो डाउट आपकी क्लियर कर रही हूँ। ये एक्सेप्शन केस है फ्रक्टोज, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, वो फिर भी एल्डिहाइड का टेस्ट दे रहा है, क्योंकि वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जाता है, और रीअरेंज होके वो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। आई थिंक रिड्यूसिंग शुगर क्लियर हो गया होगा। नॉन रिड्यूसिंग उसका ऑपोजिट है, जो रिड्यूस नहीं करेगा
टॉलेंस और फेलिन सॉल्यूशन को, जिसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। क्लियर? तो सारे पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉलीसेकेराइड है वो आपके नॉन रिड्यूसिंग में आएंगे। डाइसेकेराइड को दोनों में डिवाइड करना है। अच्छा, डाइसेकेराइड हमें 3 पढ़ने हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसमें जो सुक्रोज है उस 2 यूनिट है बेटा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, दोनों का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो देयर इज नो फ्री फंक्शनल ग्रुप इन सुक्रोज, जिसकी वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। क्लियर? सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग में आएंगे, सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग में आएंगे। डाइसेकेराइड में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है और माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है। आया कि इन चार में कौन नॉन रिड्यूसिंग है, बताओ? क्लियर है? तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड बताया ना, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल यूनिट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, जो फर्दर ब्रेक नहीं होगा वाटर में जाने के बाद। बट ये 2 टाइप, इनको भी 2 टाइप में क्लासिफाई किया, एल्डोज, कीटोज। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर? जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले को क्या बोलेंगे बेटा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले को कीटोज बोलेंगे। क्लियर? अगर हमारे मोनोसेकेराइड में पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप विद एल्डिहाइड, तो उस टाइप के पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोज बोलेंगे। अगर पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन है, यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम कीटोज बोलेंगे। एल्डिहाइड कैसे पहचानोगे? इट इज C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम कंडेंस करके लिखते हैं CHO। क्लियर? अच्छा, उसके बाद कीटोन को कैसे पहचानोगे? दिस इज C डबल बॉन्ड O, लाइक दिस। क्लियर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, ये लिख लेना अपना। चलो नेक्स्ट देखो, वाई मोनोसेकेराइड आर सॉल्युबल इन, ग्लूकोज को लो वाटर में डाल दो, सॉल्युबल हो जाएगा, बट ग्लूकोज स्प्लिट नहीं होता। ध्यान रखना, ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है और मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, तो कैसे सॉल्युबल हो जाएगा? अब माइंड में कंसेप्ट को बिल्कुल फिट करना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड पड़ेगा उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल है, दे ऑलवेज फॉर्म H बॉन्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ, यानी वाटर में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ ये मोनोसेकेराइड बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है एंड बिकम सॉल्युबल। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, H बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आता है, एक रीजनेबल क्वेश्चन अल्कोहल चैप्टर से जनरली आता है, तो अगर आपसे पूछे व्हाई मोनोसेकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सिंपल रीजन, एज दे फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर। जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल रहेगा वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है। इंटरमॉलिक्यूल, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, ग्लूकोज एंड वाटर, जो H बॉन्डिंग बनी है वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनी है। आपने 11th में पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ H बॉन्डिंग, चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रा, सेम मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर, 2 अलग अलग में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एंड वाटर, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, पहले पढ़ो, 3-4 बार पढ़ोगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। अब ये डेक्सट्रोज का क्या मीनिंग है? हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया तो एक वर्ड से किया था, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोला था ऑप्टिकली एक्टिव? दोबारा बताती हूँ, प्लेन पोलराइज लाइट। वो आप अभी देखना बैक करके कि मैंने क्या बताया था, PPL लाइट। उसको जब हम अपने पोलैरोमीटर में एक्वस सॉल्यूशन लिया मैंने ग्लूकोज का, उसमें पास किया, तो उस कंपाउंड ने उस लाइट को, PPL लाइट को रोटेट कर दिया, मे बी टुवर्ड लेफ्ट, मे बी टुवर्ड राइट,
अगर राइट में रोटेट किया द कंपाउंड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रोज, जिसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रोज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। वो प्लेन पोलराइज लाइट को हमेशा राइट में रोटेट करेगा विद एन एंगल। क्लियर है? अराउंड 52.7 डिग्री से रोटेट करता है। ग्लूकोज पीपीएल लाइट को 52.7 डिग्री से राइट में रोटेट कर देता है। क्लियर है? और एल्डोहेक्सोस एल्डो मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है इसके अंदर CHO ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन, तो इट इज 6 कार्बन हैविंग फॉर्मूला C6H12O6। क्लियर है? C6H12O6 6 कार्बन है, हेक्स वर्ड यूज करेंगे। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डोज वर्ड यूज करेंगे। डेक्स्ट्रोज क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो हमारे पीपीएल लाइट को प्लस 52.7 डिग्री से रोटेट कर देता है। क्लियर है? इसकी प्रिपरेशन करते हैं बेटा। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? ग्लूकोज को बनाने के दो तरीके हैं, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम सुक्रोज। बट स्टार्च इट इज पॉलीसेकेराइड। तो रिएक्शन लिख रहे हो, बहुत ध्यान से देखोगे तो इसको हम बोल सकते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च में हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। स्टार्च को जब वाटर में डालेंगे, वाटर उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, वाटर से स्टार्च को तोड़ दिया, छोटी छोटी यूनिट में तोड़ दिया। एसिडिक मतलब वाटर भी लिया है। क्लियर है? चलो क्या लिया? स्टार्च का फॉर्मूला देखेंगे, जनरल फॉर्मूला इट इज C10, रुको बेटा वेट करो, चलो C6H10O5 N। क्लियर है? N क्यों लिखा? N क्यों लिखा है? इसमें जो छोटी यूनिट है मोनो यूनिट, जिसको हम मोनो सिंगल यूनिट बोलते हैं, वो 6 कार्बन से बनी हुई है, और ये 6 कार्बन की सिंगल यूनिट N टाइम्स जुड़ी हुई है। वो N कुछ भी हो सकता है, मोर देन 10। तो बहुत सारी यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती है, हमें नंबर नहीं पता तो हमने N लिख दिया। इसमें हम N मोल ऑफ वाटर डालेंगे, NH2O, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस, कोई भी एसिड लेंगे, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो क्या होगा? ये वाटर एसिड की प्रेजेंस में इनको छोटी छोटी यूनिट में तोड़ेगा और हमें N यूनिट ऑफ C6H12O6 देगा, जिसे हम ग्लूकोज बोलेंगे। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन की स्टार्च से, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च की एसिड हाइड्रोलिसिस से हमें N यूनिट मिलती है ग्लूकोज की। क्लियर? फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज को केन शुगर, क्लियर है, टेबल शुगर जो हम घर में यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, ये सुक्रोज है। इसमें डाला हमने वाटर और एसिड डाल के इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो क्या मिलेगा? सुक्रोज डाइसेकेराइड है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2 यूनिट देगा। दिस इज पॉलीसेकेराइड, इट इज पॉली। स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड। तो 2 यूनिट देगा, बट दोनों अलग देता है। ग्लूकोज देगा, glucose, and another will be fructose, and both have same formula C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। देन व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, सारा अभी कैसे बता दूं? कुछ तो बताया पहले। इसमें एल्डिहाइड, इसमें कीटोन, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसमें कीटोन। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है? आई होप प्रिपरेशन क्लियर हो गई होगी आपको, कैसे हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। दीज आर द 2 मेथड। क्लियर है? स्टार्च से बना सकते हैं, सुक्रोज से बना सकते हैं। स्टार्च पॉलीसेकेराइड रहेगा, ये डाइसेकेराइड रहेगा। क्लियर है? चलो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक,
एविडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एविडेंस मतलब कैसे पता चला कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कैसे पता चला कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप है, यानी इट इज अंडर कैटेगरी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है? कैसे पता चला कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पर ही प्रेजेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। सबसे पहला पॉइंट आपको छोटी क्लास से सिखा दिया जाता है, जब आपको कराई जाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन है, कि फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6। कैसे आया फॉर्मूला, कहां से पता चला? तो पहला आपने 11th में टॉपिक किया था एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। तो क्या करते हैं बेटा, ग्लूकोज जब आइसोलेट किया गया या सुक्रोज से बनाया, स्टार्च से बनाया, तो उसका कंबशन करा दिया। कंबशन मतलब उसको जला दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया। तो जलने के बाद कार्बन बना, कितना परसेंट कार्बन बना लिख लिया। हाइड्रोजन बना, कितना परसेंट हाइड्रोजन बना, कितना परसेंट इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने डिराइव किया था 11th में, और लास्ट में सेम कैलकुलेशन की परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल निकाले, मोल रेशियो निकाला, सब कुछ सॉल्व किया, और हमारे पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O। क्लियर है? क्या आ गया? CH2O। क्लियर? क्लियर है? फिर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, क्योंकि मोलर मास पता होना चाहिए, तो मोलर मास निकाला गया, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया। फाइनली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज comes out to be C6H12O6. Molecular formula of glucose was discovered through combustion analysis, जो मैंने अभी बताया कि उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करके फाइनली फॉर्मूला आपके सामने रख दिया। मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मोलर मास बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन किया, कंबशन एनालिसिस किया, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को करके हमें मॉलिक्यूल का मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दे दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एविडेंस, रिएक्शन ऑफ, बेटा बहुत सारी रिएक्शन कराई गई थी, यहाँ आपके सामने से 5-6 एविडेंसेस प्रूफ दिए गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा सीधा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दूं, आप लर्न कर लोगे, है ना। बट यहाँ पे आपको प्रूफ दिए जा रहे हैं कि साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने कौन कौन से रिएक्शन यूज की टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए। भाई हमारे सामने तो बना के खिचड़ी रख दी है, सिर्फ खानी है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, तो उनकी मेहनत को समझते हैं भाई, वेस्ट नहीं करते, ध्यान से समझो। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड इन रेड फॉस्फोरस, ये तो कैटलिस्ट है रेड फॉस्फोरस। चलो अभी हम ना ग्लूकोज का एक जनरल फॉर्मूला इमेजिन करके चलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो आ गया यहाँ पे, एक्यूरेट नहीं है वो, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं सपोज, क्योंकि रिएक्शन तो करनी पड़ेगी ना। उन्होंने तो एक कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन कराई, हम फॉर्मूला रखते हैं। चलो हमने रखा CHO, CHOH4 एंड CH2OH। बहुत ध्यान से देखना, ये ग्लूकोज लिया उन्होंने, क्लियर है? ये ग्लूकोज था, ये हमने स्ट्रक्चर अपनी तरफ से मान लिया, अभी फाइनल अभी आएगा आगे, ये सिर्फ एज्यूम किया है कि हो सकता है ऐसा सा था। क्लियर है? उन्होंने तो बीकर में या किसी कंटेनर में ग्लूकोज का पाउडर लिया, उसकी रिएक्शन कराई, हम उसको यहाँ पाउडर तो नहीं रख सकते ना, हम तो आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, उनका फाइनल रिजल्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ज्यादा मेहनत करी थी भाई उसको निकालने में, वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करी थी। तो अब इसको हम हीट करेंगे। उन्होंने क्या किया, इस ग्लूकोज को हीट करा, किसके साथ हीट किया? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जो कि कैटलिस्ट रहेगा, और इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया। डेल्टा इज साइन फॉर हीट। तो उनको मिला क्या? एन हेक्सेन बन गया। क्या बन गया भाई? जब इसको हीट किया तो उन्हें एन हेक्सेन मिला। एन मतलब नॉर्मल चेन विदाउट ब्रांचिंग, हैविंग फॉर्मूला CH3 CH2 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 and this CH2 and this CH3। तो ये रिएक्शन किस चीज का प्रूफ दे रही है ग्लूकोज के बारे में? पेपर में आता है राइट रिएक्शन विच शोज दैट
all the 6 carbon in glucose are arranged in a straight chain without any branching. कोई branching नहीं है. ऐसी रिएक्शन बताओ ग्लूकोज की जो प्रूफ कर रही है कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज है. तो ये रिएक्शन लिखोगे. जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ कराई रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में और उसको हीट किया तो मिला बेटा एन हेक्सेन. एन मतलब नॉर्मल चेन. ये हेक्सेन ऐसा था, ऐसा नहीं था कि कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जुड़े हुए, ब्रांचिंग नहीं और की कोई भी. क्लियर है? 6 कार्बन ऐसे नहीं है, ऑल 6 कार्बन आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन. ये इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है विदाउट एनी ब्रांचिंग. इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है. राइट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI ऐसे आ जाता है. पॉइंट क्लियर है? या राइट रिएक्शन विच शोज all the 6 carbon in glucose are arranged in straight chain. क्या एविडेंस है इसका? This reaction suggests that all the 6 carbon atoms in glucose are arranged in straight chain. क्लियर है सेकेंड एविडेंस में? आई होप क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट है कमेंट में करोगे, कमेंट में लिख दोगे. क्लियर है? कोशिश करूंगी दोबारा समझाने की. चलो नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड एविडेंस. इसको बहुत ध्यान से देखना है. कुछ रिएक्शन हमारे यहाँ पे क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर से है. अभी वो चैप्टर किसी के स्कूल में नहीं हुआ है तो फिर भी रिएक्शन को अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करूंगी, बस ध्यान से सुनना है. क्लियर है? तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCl एंड हाइड्रोक्सिलामीन. तो पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे. हाइड्रोक्सिलामीन इज NH2OH. हाइड्रोक्सिल वर्ड यूज फॉर OH और अमाइन वर्ड यूज फॉर नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन. तो NH2OH. क्लियर? चलो रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या, इससे क्या हुआ. अच्छा पहले एक शॉर्ट में बताती हूँ. दिस HCl एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्शन आर यूज्ड to identify carbonyl group. What is the meaning of carbonyl group? Carbonyl group क्या होता है? This C double bond O group. ये C double bond O group को आइडेंटिफाई करने के लिए रिएक्शन यूज करिए HCN और हाइड्रोक्सिलामाइन. ये दो अलग अलग रिएक्शन है. ये जो HCN और हाइड्रोक्सिलामाइन है, these are the reactions of carbonyl group बेटा. तो अगर ग्लूकोज इन दोनों के साथ रिएक्ट करके डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाता है तो ये इंडिकेट करेगा कि इस ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. चलो देखते हैं बनाएगा. सेम वही फॉर्मूला लेंगे ग्लूकोज का. तो सबसे पहले लिया C डबल बॉन्ड OH. मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया. CHO लिखा था ना इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी सेकेंड एविडेंस, उसमें क्या लिखा था? CHO. उसी को खोल के लिख दिया. अगर आपको एल्डिहाइड की कीटोन की रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो फॉर्मूले को एक्सपैंड करके लिखोगे. ठीक है? सेकंड, इसका सेकंड कार्बन और 4 कार्बन कैसे जोड़ेंगे? CHOH4 एंड दिस CH2OH. क्लियर है? इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ. तो HCl डिसोशिएट. अच्छा ये जो HCl है बेटा, इसका डिसोसिएशन फास्ट कराने के लिए हम बेस लेते हैं. OH माइनस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन करके कराया जाता है OH माइनस की. तो OH माइनस क्या करेगा? H के साथ बॉन्ड बनाएगा और Cl माइनस प्रोड्यूस कराएगा. तो ये इसका डिसोसिएशन बढ़ाएगा. तो HCl डिसोशिएट टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस. क्लियर है? यहां तक समझ आ गया होगा बेटा. कुछ बच्चों को रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट अगर मेरे साथ चलोगे बहुत इजी वे में आपको रिएक्शन समझाऊंगी, बहुत इजी वे में. तो अब क्या हुआ? हमने देखा HCl जो है वो टूट गया OH माइनस की प्रेजेंस में. क्या दिया? H प्लस और Cl माइनस दिया. क्लियर है? तो भाई ये जुड़ेंगे ना कहीं जाके, तो प्लस माइनस तो इसमें भी होना चाहिए. अच्छा रिएक्शन सेंटर क्या है? यहाँ पे रिएक्शन कहाँ होगी? ये इधर कोई रिएक्शन नहीं होनी, इधर कोई रिएक्शन नहीं होनी. डबल बॉन्ड अगर है, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वही हमारी एक्टिव साइट और रिएक्शन साइट होती है. क्लियर? 11th में चैप्टर 3 में टॉपिक पड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे लालची एटम फ्लोरीन. आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन. तो यहां पर देयर आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर देयर.
तो आउट ऑफ दीज 3 एटम ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन माय वर्ड मोस्ट लालची। लालची मतलब जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छीनने की है। एंड हियर देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई। In multiple bond there is 1 sigma 1 pi and this pi bond is weak bond. Pi bond weak है भाई, ये आपने 11th में पढ़ा कि सिग्मा और पाई में से पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, तो जो वीक सेंटर होता है वही हमारा रिएक्शन सेंटर होगा। तो ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पे हमें पता चल गया इस पे रिएक्शन होनी है। अब कैसे होगी भाई, डबल बॉन्ड पे हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है। डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड टूटती है और पूरा का पूरा एडिशन मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये HCN इससे पूरा जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ऑक्सीजन और कार्बन में जो पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड है, उस बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पे बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का जो क्लाउड है स्टार्टिंग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इनके बीच में सिमेट्रिकल था। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, जो वीक इलेक्ट्रॉन है उस वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट करेगा। दिस कर्व्ड एरो नोटेशन रिप्रेजेंट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू दिस एटम। ऑक्सीजन पर चले गए जिसमें एक तो ऑक्सीजन का खुद का था, एक उसने कार्बन का छीन लिया। तो क्या होगा देखो, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और O पे नेगेटिव, पाई बॉन्ड टूट जाएगी और यहाँ पे पोल्स जनरेट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड कैसे टूटी है। हमेशा ध्यान रखना जब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, वो टूटेगी तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा या एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ मोस्ट कौन है, ऑक्सीजन। तो पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, जिसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम का खुद का था, दूसरा उसने कार्बन का छीन लिया जिसकी वजह से O पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव और एक्सेस की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। क्लियर, HCN से टूटा, जोड़ दो क्या होगा देखो, HC बॉन्ड हट गई, चार्जेस हट गए हैं, ये रिमेनिंग पार्ट को ऐसे जोड़ेंगे CHOH4 एंड दिस CH2OH। क्लियर है, O पे कैसे चार्ज रहेगा देखो नेगेटिव, H पे क्या प्लस, नेगेटिव फॉर्म बॉन्ड विद पॉजिटिव बन गया OH। इस कार्बन पे क्या चार्ज है पॉजिटिव, CN पे क्या है नेगेटिव, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा CN। क्लियर है, एंड साइनोहाइड्रिन, जब भी कोई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल HCN के साथ रिएक्ट करेगा, साइनोहाइड्रिन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड नेम इज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, क्लियर है। तो formation of this cyanohydrin indicates that in glucose there is carbonyl group। ये जो साइनोहाइड्रिन बना इसी की फॉर्मेशन इंडिकेट कर रही थी कि भाई एल्डिहाइड इस ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इस रिएक्शन के these two reaction are of carbonyl group। ये दोनों रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की है। अगर ग्लूकोज इन दोनों के साथ रिएक्ट करके डिजायरेबल प्रोडक्ट बना रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो HCN ने तो प्रूव कर दिया बाय फॉर्मिंग साइनोहाइड्रिन। साइनो वर्ड यूज फॉर CN, हाइड्रिन फॉर OH। तो एक ही कार्बन पे दोनों प्रेजेंट है, CN भी प्रेजेंट है, OH भी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप विद HCN इज साइनोहाइड्रिन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो अब ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे, दोनों क्यों लिए बेटा, बहुत सारी रिएक्शन थी ऐसे तो, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की रिएक्शन उठाई है कार्बोनिल की। HCN जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन में जाता है। कौन सी रिएक्शन? NAR टाइप रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, पूरा चैप्टर यहाँ उठ के आ जाएगा नहीं तो। चलो, हाइड्रोक्सिल जो अमाइन है ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ NAR में जाता है, बट बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये स्पेशल कैटेगरी की 7 रिएक्शन दी है आपके सिलेबस में, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन कराई है अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो वहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो है NAR बाय माइनस वाटर। तो करेंगे यहाँ पे, देखो फिर से ग्लूकोज को रिप्रेजेंट किया, ये लिखा, क्लियर है? यहाँ पे बॉन्ड दिखा भी सकते हो आप, अंडरस्टूड है नहीं तो। नेक्स्ट CHOH4, क्लियर, एंड दिस CH2OH। इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन, बट उसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे ऐसे H2N दिस OH, क्लियर? इस वे में लिखेंगे। NH2OH था ना, उसको बस मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, H2 को पहले लिख दिया ताकि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ आए, और ये H2O निकल जाएगा, ऐसे आप इसको रिमूव कर देंगे H2O, क्लियर है? तो ये NAR होगा, इन पूरा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ना मतलब एडिशन। कैसे एडिशन? NAR न्यूक्लियोफिलिक टाइप एडिशन, बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हुआ है एंड फॉर्म क्या बनेगा? देखो ये H, ये C, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगी, H2O निकला है, एंड दिस NOH, ये NOH जुड़ गया, वहां जाके एडिशन हो गई NAR और वाटर भी निकल गया, एंड दिस CHOH4 and this CH2OH, clear? And the product formed name is ऑक्साइम बन गया। तो इससे पहली रिएक्शन जब HCN के साथ कराई तो साइनोहाइड्रिन बना था, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराई तो ऑक्साइम बना। तो आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज, कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन, जो एविडेंस दिया गया वो इन दोनों रिएक्शन से दिया गया, क्लियर है? अब वो जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्या प्रूव करेगी? एल्डिहाइड या कीटोन। चलो करते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। तो दिस ब्रोमीन वाटर इज माइल्ड, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन ऐड कराएगा, जो दूसरों को करे ऑक्सीडाइज, दूसरे को ऑक्सीजन दे। चलो करते हैं। ग्लूकोज का जनरल रिप्रेजेंटेशन ले लिया हमने, CHO, दिस CHOH4, क्लियर है, एंड दिस CH2OH, क्लियर। इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, जो कैसा है? माइल्ड मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इसको करेगा ऑक्सीडाइज। किसको? अब ध्यान दो बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमने कार्बोनिल ग्रुप तो प्रूव कर दिया। इससे पहले वाले एविडेंस में हमने प्रूव किया ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, विच में भी एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन। तो कोई ऐसा टेस्ट लेना पड़ेगा, कोई ऐसी रिएक्शन लेनी पड़ेगी जो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट करेगी, जो एल्डिहाइड देता और कीटोन ना। पॉइंट क्लियर है? तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराई, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कैपेबल है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड बट नॉट कीटोन। अगर हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट इंडिकेट कि इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है
तो इट इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप में बी कीटोन। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट माइल्ड, वीक। बेटा जो कीटोन्स है उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, वो माइल्ड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो अगर ग्लूकोज ये रिएक्शन शो करता है, पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है, प्रोडक्ट बनाता है, इट इंडिकेट कि ग्लूकोज में क्या होगा, एल्डिहाइड। तो देखा गया कि जैसे ही ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डाला, इसने ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया, ग्लूकोनिक। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लूकोनिक एसिड indicate that functional group present in glucose is aldehyde, कि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। एक पॉइंट और सोचो बेटा यहाँ पे, अब वो जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन पर है, तो जो ग्लूकोनिक एसिड है इट इज ऑफ 6 कार्बन। अगर वो किसी और कार्बन पे होता तो लेस कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बनती। बट हमने 11th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे टर्मिनल पे होते हैं। टर्मिनल बोले तो कॉर्नर्स पे, या तो ये फर्स्ट पे है या लास्ट पे है। बट वी नो डेट कि जब नंबरिंग करते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होती है तो इट इज ऑलवेज गिवन फर्स्ट नंबर। पॉइंट क्लियर। अगर एल्डिहाइड है तो वो फर्स्ट, क्योंकि देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप हियर, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, एल्डिहाइड हैव मोर प्रेफरेंस, इट इज प्रेफर्ड ओवर OH ग्रुप, है ना। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, तो वो फर्स्ट कार्बन पे रहेगा, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड में भी 6 कार्बन है। अच्छा, अगर कीटोन होता, कीटोन बीच में होता है, कीटोन कॉर्नर्स पे नहीं होता, वो मिड में होता है कहीं, तो हमारा 6 कार्बन, पहला एक और रीजन है कि 6 कार्बन का हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। फर्स्ट तो ये था कि कीटोन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए। दूसरा, चलो इनकेस वो ऑक्सीडाइज हो भी जाता तो लेस नंबर कार्बन का यहाँ पे क्या बनता, प्रोडक्ट बनता, लेस देन 6। But formation of this 6 carbon product indicate that the functional group is aldehyde, not ketone. I hope reaction clear हो गई होगी ये। तो this reaction क्या बोल रहे हैं, देखो पढ़ो। This reaction suggests that carbonyl group present in glucose is an aldehydic group. Clear है? चलो next पे चलते हैं। Next evidence, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 2 लास्ट रिएक्शन है इस टॉपिक की। चलो अब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ग्लूकोज लिया बेटा, जर्नल प्रेजेंटेशन CHO CHOH4। क्लियर है। रिएक्शन को रट्टे मत मारना, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे सिखाई जा रही है बेटा। रट्टे मारोगे रिएक्शन को, अगर रटोगे तो हमेशा हो सकता है आज याद रहेगी, कल भी हो सकता है याद रहे, बोर्ड तक भूल जाओगे, परसों ही भूल जाओगे, 2 दिन के बाद भूल जाओगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे पक्का। लेकिन अगर माइंड में जैसे सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे कहां कहां क्या ऐड, मैंने बोला NaR, तो NaR मतलब एडिशन करोगे, NaR माइनस वाटर तो वाटर निकालोगे। ये कंसेप्ट पॉइंट में माइंड में फिट होने चाहिए। ये नहीं रटना कि यहाँ पे हटा देंगे डबल बॉन्ड NaOH आ जाएगा, यहाँ से ये कर, नहीं, रट्टे नहीं मारना रिएक्शन के। पॉइंट क्लियर है? तो करो। देखो अब क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड। तो पूरा खोल के दिखाती हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है। ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, क्लियर, दिस CH3, दिस C डबल बॉन्ड O एंड दिस एनहाइड्राइड ऑक्सीजन लिंकेज। क्लियर है? इसके 5 मॉलिक्यूल लेंगे, 1 मोल के साथ, 1 मोल ग्लूकोज के साथ 5 मोल, पढ़ा है तुमने 11th मोल कंसेप्ट, 5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड की प्रेजेंस में। क्लियर? अब देखो रिएक्शन क्या होगी। अच्छा ये रिएक्शन होनी कहां पर है, होगी कहां पर, देखो यहाँ पे दिखा रही हूँ रफ में करके आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस CH3 C डबल, बिल्कुल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, और इसको बोलते हैं इथेनोइक, which is also known as acetic।
तो इथेनोइक एनहाइड्राइड is the IUPAC naming, and the common name of this compound is acetic anhydride. ये जो बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, जब भी ये मॉलिक्यूल देखोगे एनहाइड्रेट मॉलिक्यूल, रिएक्शन कहां से होगी? या तो यहां से बॉन्ड टूटेगी या यहां से। बोथ आर सेम बेटा, कहीं से भी तोड़ सकते हो। एनहाइड्रेट लिंकेज ही टूटेगी। अच्छा, अगर ग्लूकोज में OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो रिएक्शन कैसे होगी? देखो, जहां भी ये OH ग्रुप अटैच्ड होगा वहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा। ध्यान दो रिएक्शन, वहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा। ग्लूकोज में जहां जहां पर भी OH यानी अल्कोहल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा वहां से H निकलेगा। और कैसे जुड़ जाएगा? देखो, ये कैसे जुड़ेगा? ये O बच गया, H निकल गया, तो यहां क्या जाएगा? दिस CH3। कौन सा CH3? ये वाला, क्योंकि बॉन्ड हमने यहां से तोड़ी है, ये वाला CH3, C डबल बॉन्ड O एंड दिस O जुड़ा हुआ है ना इसके साथ, ये तो अटैच है ना सारा, इसके साथ आ जाएगा H। कौन सा H? जो यहां से निकला। और ये निकल गया आपका बाय प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड नहीं है। अब मेन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो, O जहां पर भी OH होगा वहां से O लगेगा, O ऑलरेडी अटैच, वहां से हाइड्रोजन हटा, ये जो पार्ट निकला वो उस पर जाके जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड दिस CH3। क्लियर है? अगर पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म में देखें तो भी कर सकते हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगी O पे नेगेटिव, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव होगा और H पे पॉजिटिव, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जोड़ दो, O नेगेटिव के साथ क्या आएगा? दिस पॉजिटिव कार्बन, तो ये C बॉन्ड बनाएगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3 और H प्लस जाएगा इस O नेगेटिव के साथ एंड फॉर्म CH3COOH। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसको यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे रिएक्शन को। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई तो क्या बन गया? यहां पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो OH है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप था CHO एल्डिहाइड, जो किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है, C डबल बॉन्ड OH। नहीं, रिएक्शन होगी जहां पे OH होगा, ध्यान दो, ये OH होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड जो 4 कार्बन है, इन चारों पे OH होता है, तो क्या होगा? क्या निकला था? मैंने बोला था H निकलेगा, H निकला OH का, ये जो OH है इसका ये H निकलेगा। देखो अभी समझाए रिएक्शन, और H हट के क्या लगेगा? ये CO लगेगा, दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ गया। ये 4 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे। लास्ट कार्बन पर भी OH है एंड इट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ एल्कोहल, तो उसमें से भी H हटेगा और क्या जुड़ेगा? क्या सब्स्टिट्यूट होगा? दिस CH3CO। अब बच्चे कैसे, देखो जोड़ने का तरीका देखो, ऐसे गलत जोड़ जाते हैं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड, नहीं गलत है। जहां से बॉन्ड टूटती है वहां पे चार्ज आते हैं, वो एटम बॉन्ड बनाएगा, वही सेंटर है रिएक्शन का, वही बॉन्ड बनाएगा, तो ये C बॉन्ड बनाएगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3 एंड द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज पेंटा, मतलब 5 एसीटेट, जोड़ के लिखना है आपको, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज। दिस एसीटेट मतलब दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसीटेट ग्रुप। क्लियर है? पेंटा मतलब 5। जब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ कराई तो उन्होंने देखा कि पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बन गया। मतलब ये तो हमें पता था कि रिएक्शन एसीटेट जो एनहाइड्राइड है उसमें एसीटेट ग्रुप OH की जगह पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा। ये रिएक्शन से पहले आपको समझाया मैंने। तो ये रिएक्शन इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बना, एसीटेट का सब्स्टिट्यूशन 5 प्लेस पर हुआ है, यानी 5 OH आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। क्वेश्चन आया पेपर में, राइट रिएक्शन which shows the presence of 5 OH group in glucose। तो आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे, the formation of pentacetate glucose indicate the presence of 5 OH group। always remember evidences में से कई बार 2 मार्क में 2 रिएक्शन दे देते हैं कि राइट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, राइट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
क्लियर? एंड द लास्ट एविडेंस करते हैं बेटा, reaction of glucose with nitric acid. What is the formula of nitric acid? Formula of nitric acid is HNO3. पढ़ा है आप लोगों ने, HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या है ये? किस टाइप का रिएजेंट है? इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? दोबारा सुनो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? इट इज HNO3। यानी जब भी बेटा ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ो तो हर रिएजेंट के बारे में पढ़ोगे कि वो किस टाइप का रिएजेंट है, अगर रिएक्टेंट किस टाइप की रिएक्शन में जाएगा, किस टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट है, एडिशन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, रीअरेंजमेंट, कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है और रिएजेंट क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। तो बेटा रिएक्शन बहुत इजी लगेंगी आपको, मोस्टली रिएक्शन समझोगे, रटोगे नहीं। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी, वो तो माइल्ड था, उसका काम क्या था, उसने सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया था, वो कीटोन को नहीं कर पाया था। दूसरा पॉइंट हमने भी पढ़ा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, तो जो ब्रोमीन वाटर था उसने OH ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज नहीं किया क्योंकि वो माइल्ड है। नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी है कि अगर मॉलिक्यूल में, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड के साथ साथ कोई टर्मिनल पर OH ग्रुप होगा, मतलब 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन पर OH है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, यानी प्राइमरी OH ग्रुप अगर है तो वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चेक करते हैं, चलो। तो ग्लूकोज लिखा, ग्लूकोज का जनरल प्रेजेंटेशन क्या, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, तो CHO, CHOH4 एंड दिस CH2OH। क्लियर है? इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बन गया? बन गया COOH। एल्डिहाइड जब माइल्ड से ही ऑक्सीडाइज हो रहा था तो स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही उसको ऑक्सीडाइज। CHOH4, ये these 4 OH ग्रुप्स आर सेकेंडरी, ये चारों OH ग्रुप सेकेंडरी हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता, बट देयर इज वन प्राइमरी 1 डिग्री OH is there which oxidize in presence of HNO3 and form COOH, and the compound formed here is called saccharic acid। क्या बन गया यहाँ पे? सैकरिक एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस सैकरिक एसिड इंडिकेट दैट इन ग्लूकोज देयर इज वन प्राइमरी OH group is present. This indicate that glucose contain one primary 1 degree। प्राइमरी मतलब ये वाला जो OH है, जिस कार्बन पर ये OH प्रेजेंट है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को और एल्डिहाइड को, दोनों को COOH में ऑक्सीडाइज करते हैं, और यहाँ पे जो सैकरिक एसिड बन गया ये इंडिकेट कर रहा था कि ग्लूकोज में एक 1 डिग्री प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो these are the evidences of ग्लूकोज। क्लियर? आई होप ये सारी रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई, जिसमें 5 रिएक्शन पढ़ी है और एक सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब फाइनली हम कुछ रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज की, सम मोर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिनको एविडेंस में नहीं डाला गया। ये रिएक्शन वैसे आ सकती है आपकी ग्लूकोज की। अच्छा, हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिकैप करो, पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। तो रिड्यूसिंग सारे मोनोसेकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग सारे पॉलीसेकेराइड। तो रिड्यूसिंग जो है वो शुगर थे जो टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। देखते हैं अब, चलो। ग्लूकोज हमारा मोनोसेकेराइड है तो रिड्यूसिंग शुगर है,
रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज को जर्नल ले लिया हमने CHO, CHOH4, क्लियर है, एंड दिस CH2OH। इसकी रिएक्शन कराई हमने टॉलेंस रिएजेंट, यहां पे लिखा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला रहता है AgNH3 whole twice NO3 in presence of OH minus. What is tolerance reagent? It is ammonical silver nitrate. In other words, it is alkaline solution of ammonical silver nitrate. जो टॉलेंस रिएजेंट है वो लैब में एक ऐसा केमिकल है जिसे हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिफरेंस करने के लिए यूज करते हैं। इन अदर वर्ड, दिस केमिकल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? यानी दिस रिएजेंट ओनली रिएक्ट विद एल्डिहाइड, है ना? एंड दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये टॉलेंस रिएजेंट कैसा है? माइल्ड, वीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बोला था रिएजेंट को लर्न करना है कि उनका फंक्शन क्या है, वो किस नेचर के है, वो कैसे काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को, CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज, यानी इसको ऑक्सीजन देगा। भाई ऑक्सीडेशन का सिंबल डाला है मैंने, ये ऑक्सीडेशन देगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन देगा तो COOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बना दो बस, यानी स्टोरी पता चल गई, प्रोडक्ट फॉर्म कर दो। किस किस के प्रोडक्ट लर्न करोगे? अगर रेक्टिफिकेशन जरूरत तो नहीं यही आएगा, कोई भी एल्डिहाइड आ जाए टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे। याद रखो ये टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडेशन मतलब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। बना दो प्रोडक्ट, आ गया होगा आपको COOH, CHOH4 and this CH2OH। ये तो ग्लूकोज था, and this is gluconic acid, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है? रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। चलो दूसरी रिएक्शन भी इसी के साथ कर देते हैं, यहीं पर इसको ऐसे सर्कल कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा रिएजेंट पढ़ा था, फैलिंग सॉल्यूशन लिखा था बेटा, फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, पहले फैलिंग सॉल्यूशन की स्टोरी पढ़ते हैं। इट इज मिक्सचर 1:1 मिक्सचर ऑफ फैलिंग A एंड फैलिंग B। जब लैब में जाओगे ना तो आपको दो सॉल्यूशन रखे होंगे, एक फैलिंग A और एक फैलिंग B। फैलिंग A कैसा होगा? ब्लू कलर का, जैसा कॉपर सल्फेट होता है ना, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, जैसे वाटर होता है ट्रांसपेरेंट, देखने में ट्रांसपेरेंट रहेगा। दोनों का 1:1 मिक्सचर लेना है। अच्छा, ये ब्लू कलर क्यों है? इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कर दिया बस। इट इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ली, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो हमारा बन गया फैलिंग B। दोबारा सुनो, इसको डीपली यहाँ पे जाने की जरूरत है। मैंने बताया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। फैलिंग A, फैलिंग B, ये ब्लू कलर का होगा, ये ट्रांसपेरेंट। दोनों का 1:1 मिक्सचर लेना है। 5 ml ये ले लो, 5 ml ये ले लो, दोनों को मिला दो, बन गया फैलिंग सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? फैलिंग सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? तो जो फैलिंग सॉल्यूशन बनेगा वो डीप ब्लू बनेगा। ये वाइवा में पूछते हैं टीचर, जो बच्चा लैब में गया होता है ना, खड़ा होता है लैब में, ध्यान से देखा होता है, सिर्फ उसी को पता चल रहता है कि कॉपर जो फैलिंग A है वो ब्लू कलर का रहेगा, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है। फैलिंग B ट्रांसपेरेंट। दोनों को मिलाया तो बच्चे सोचते हैं डाइल्यूट ही तो कर दिया, दोनों को मिलाया तो कलर लाइट हो जाएगा। नहीं, डीप ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो ये आएगा फैलिंग सॉल्यूशन, इट इज कॉपर 2+ in presence of OH minus. It is also alkaline. It is also alkaline and have color blue. कैसा कलर है?
ब्लू कलर है। क्लियर है? ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, सेम प्रॉपर्टी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, CHO को COH में बदलेगा। ये दोनों रिएजेंट लैब में एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है? दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को COOH में ऑक्सीडाइज करेंगे। तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म इज अगेन सेम हियर, COOH, this CHOH4 plus CH2OH। बट बाय प्रोडक्ट फॉर्म, बाय प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो इसके साथ बनेंगे, दीज आर डिफरेंट। ये ब्लू कलर का है, कैसे कलर का है? डीप ब्लू। ध्यान दो, ये डीप ब्लू था, फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर जो था वो डीप ब्लू था। बट ये बनेगा प्लस Cu2O बनेगा जो कि PPT होगा। दिस डाउनवर्ड एरो इज एरो फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिपिटेट एंड इट इज ऑफ रेड PPT। रेड की रेंज में आएगा, इट मे बी ऑरेंज रेड, रस्ट रेड, कैसे भी हो सकता है, प्लस वाटर। दीज आर द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड अलोंग विद फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां पे क्या बनेगा? यहाँ पे मेन प्रोडक्ट तो बताया आपको, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट फॉर्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, बच्चों को बहुत सुंदर लगता है क्योंकि इसमें सिल्वर बनता है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट है एल्डिहाइड के साथ, दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोनिक एसिड के साथ बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सिल्वर, along with सिल्वर अमोनिया, अमोनिकल स्मेल आएगी, प्लस वाटर। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेंगे, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, उसको वार्म करेंगे, दोनों में वार्म करना होता है, दोनों में हमें वार्म करना है। जब वार्म करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के इनर साइड में सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर शाइनिंग फॉर्म, सिल्वर शाइनिंग आपको दिखाई देगी, एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। आई होप ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और रिएक्शन है इसकी, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज की, CHO CHOH4 एंड दिस CH2OH। ये क्या लिख दिया मैंने? किसका स्ट्रक्चर लिख दिया, किसका फॉर्मूला लिखा है? इस ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज है भाई। क्लियर है? इसकी रिएक्शन कराई अमलगलेटेड सोडियम। ये क्या होता है? सोडियम अमलगम। अमलगम, it is alloy of mercury. And what is the meaning of alloy? Where we mix two metal with non-metal. So it is amalgam, sodium amalgam. Sodium का mercury metal के साथ alloy बना हुआ है, and it is reducing agent. ये reducing agent है, reducing agent जो इसको reduce करेगा, इसको हाइड्रोजन देगा, H2 देगा, तो क्या बनेगा? इसको H2 देगा, देखो CH2OH, इसमें दो हाइड्रोजन ऐड हो गए। क्लियर है? और क्या हो गया? CHOH4 and this CH2OH, and the product formed is called sorbitol. इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? सॉर्बिटॉल। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब कराई अमलगलेटेड सोडियम के साथ, तो ये रिडक्शन करेगा ग्लूकोज का और इसको सॉर्बिटॉल में बदल देगा। यानी यहां पर हुआ क्या? देखो, ये था C डबल बॉन्ड OH। मैंने बोला था डबल बॉन्ड पे एडिशन होती है, तो ये बॉन्ड हटी है और इस पे हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। दिस CH2OH विल फॉर्म, डबल बॉन्ड पे एडिशन होती है और पूरा का पूरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस C डबल बॉन्ड पे ऐड होके हमें CH2OH देगा, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड सॉर्बिटॉल। क्लियर है? नेक्स्ट, इतने सारे एविडेंस पढ़ने के बाद अब फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जिसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। तो क्या रहेगा? देखो, फर्स्ट कार्बन पे, अब देखो 6 कार्बन थे, कैसे थे? फर्स्ट जो कार्बन था वो एल्डिहाइड था, तो दिस इज C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? सेकेंड कार्बन, ये कार्बन है यहां पर, ये
क्लियर? ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को, एंड लास्ट सिक्स्थ कार्बन CH2OH। क्लियर है? तो सेकेंड कार्बन पे ध्यान रखना, सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। सेकेंड कार्बन पे ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में OH प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, थर्ड कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे अगेन ऑन राइट हैंड साइड। तो क्या लिखा था हमने, CHOH लिख रहे थे ना, तो CHOH, this CHOH, this CHOH, and this fourth CHOH. This is known as Fisher projection formula of glucose. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल माइंड में फिट करना है, क्योंकि आगे हम डाइसेक्राइड पढ़ेंगे, या हम गैलेक्टोज पढ़ेंगे, या फ्रक्टोज पढ़ेंगे, या पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे, सभी में यूज होना है ये फिशर प्रोजेक्शन। तो आगे के टॉपिक तब समझ आएंगे जब आपको ये वाला स्ट्रक्चर आता होगा। क्लियर है? तो आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। चलो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। हमने पढ़ा ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, हमने पढ़ा उसमें 5OH ग्रुप है, हमने पढ़ा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। रिकैप करो, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया डेक्स्ट्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, पीपीएल लाइट को राइट में रोटेट करेगा। बट ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहां पे लिखा है ग्लूकोज इज असाइन्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, नहीं, डेक्स्ट्रोरोटेशन का सिंबल इस चैप्टर में प्लस के साथ रिलेट किया है। क्लियर है? तो डी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहां पर एक जो मॉलिक्यूल है जिसको रेफरेंस मॉलिक्यूल हम मान रहे हैं इज डी प्लस, प्लस मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड को क्या मान रहे हैं? रेफरेंस मॉलिक्यूल मान रहे हैं। क्लियर है? तो क्या है रेफरेंस मॉलिक्यूल? CHO and this CHOH and last is CH2OH. This is reference molecule. ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल का रेफरेंस मॉलिक्यूल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करेंगे ग्लूकोज के साथ। देखो कैसे, CHO and this CHOH, ये बताया था अभी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बेटा, बताया था। तो OH and this H and this fifth carbon OH H and this CH2OH. This carbon is chiral carbon. Chiral, the carbon have all four bonds are different. जितने चार बॉन्ड होते, कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, 10th में पढ़ा टेट्रावेलेंट, चारों बॉन्ड डिफरेंट हो। कैसे? ये वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाई हाइड्रोजन के साथ, दूसरी बनाई OH के साथ, तीसरी बनाई CH2OH के साथ, और फोर्थ बनाई इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो कायरल कार्बन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर इस डीग्लिसरल्डिहाइड के साथ सिमिलर है। मतलब ये डीग्लिसरल्डिहाइड है, एल क्या होगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड भी मॉलिक्यूल होता है हमारा, तो दिस इज एल ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर है? तो यहां पर ये जो डी वर्ड यूज होगा पूरे चैप्टर में, डी रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज एनालोगस विद डीग्लिसरल्डिहाइड, यानी यहां पर रेफरेंस मॉलिक्यूल के साथ इस फिफ्थ कार्बन की OH पोजीशन को रिलेट किया है, जिसे हम कायरल कार्बन बोलेंगे। ये जो फिफ्थ कायरल कार्बन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो सिमिलर होती है किसके साथ? डीग्लिसरल्डिहाइड। देखो एल के साथ मैच नहीं कर रही, एल पे OH प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो जो डी है, डी में OH प्रेजेंट राइट हैंड साइड पे है, तो ग्लूकोज में भी जो OH है वो राइट साइड पे है। ये वाले OH की बात की जा रही है। क्लियर है? जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। तो D represent the configuration of glucose analogous with, similar with D-glyceraldehyde. I hope आज का जो टॉपिक था ग्लूकोज वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा अभी हमने ओपन चेन, जो ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ग्लूकोज का, जिसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसके एविडेंसेस पढ़े थे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के एविडेंसेस पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हेवाथ रिप्रेजेंटेशन, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड एज वेल। थैंक यू।